Okay, so hello everyone once again. This is our third session. As you all know, हमने लास्ट क्लास में जो चीजें पढ़ी थी, लेट्स डिस्कस. हमने लास्ट क्लास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी किया एंड ऑल्सो ऑल द टाइप्स ऑफ कंपनीज और उसके सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे. आज की क्लास में जो लास्ट क्लास में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर किया था कंपनी का, विच इज सेपरेट लीगल एंटिटी, उसी फीचर को थोड़ा डिटेल में आज की क्लास में हम समझने वाले हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी का कॉन्सेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि जब भी एक कंपनी बनती है तो या तो पब्लिक या प्राइवेट के रूप में या फिर ओपीसी के रूप में आप एक कंपनी बना सकते हो. तो जितने जितने पर्सन्स मिनिमम है इन सभी तरह की कंपनीज में, वो लोग मिलके एक कंपनी को बनाते हैं. बनाने के बाद कंपनी और इन मेंबर्स के बीच में एक दीवार पैदा हो जाती है. ये दीवार ये बोलती है कि मेंबर्स और कंपनी दोनों अलग अलग हैं. जब मेंबर्स तुमने कंपनी को कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर करा दिया, देन अब आप अलग हो, आपकी अलग पहचान है और कंपनी की एकदम अलग पहचान है. और इस दीवार को जो हम बीच में लगाते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट वेल. ये हमने लास्ट क्लास में समझा था. अब कंपनी है तो एक आर्टिफिशियल पर्सन ना. कंपनी का सारा काम करने के लिए वी नीड एक्चुअल ह्यूमन बीइंग्स, जो यहाँ के मेंबर्स हैं और जो डायरेक्टर्स हैं. तो जब भी कंपनी के मेंबर्स कंपनी का नाम यूज करके लीगल काम करेंगे, सारे लीगल वर्क, मतलब लीगली सारे काम कर रहे हैं, तो उन सभी कामों के लिए who will be held responsible? उन सभी कामों के लिए कंपनी will be held responsible, क्योंकि कंपनी के नाम से अगर कुछ भी किया है तो कंपनी रिस्पॉन्सिबल है. इसी को बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट वेल, जो कंपनी और मेंबर्स को अलग अलग बनाता है. मेंबर लोग कंपनी का नाम यूज करके कुछ भी करेंगे, फंसेगी कंपनी, क्योंकि वो कंपनी के नाम से हुआ है. कंपनी के पास खुद की पहचान है. कंपनी के मेंबर्स कंपनी का सारा काम कंपनी के नाम से ही करेंगे. तो जब तक ये लीगली सारा काम कर रहे हैं कंपनी का नाम यूज करके, तब तक तो इनके बीच में दीवार है कि कंपनी और मेंबर्स अलग अलग हैं. कंपनी के नाम पे सब कुछ हुआ है तो कंपनी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने दो. लेकिन आज हम इसी फीचर का एक उल्टी चीज पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसका एक एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं. डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल. इसका दूसरा नाम पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल भी होता है. सो डॉक्ट्राइन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल ये कहता है कि अब हम इसी दीवार को लिफ्ट यानी कि उठा देंगे. ये जो दीवार आप देख रहे थे ना, इसको हटा दिया जाएगा. और सोचो ये दीवार को आप हटा दो यहां से, तो कंपनी और मेंबर्स तो एक ही हो जाएंगे. देखो, ये लिफ्ट करने की पावर सिर्फ और सिर्फ हमारे कोर्ट्स के पास है. जब भी कंपनी का नाम लीगल कामों के लिए यूज करते हैं, उन सारे कामों के लिए कंपनी फंसती है. लेकिन यही मेंबर लोग कंपनी का एक आर्टिफिशियल पर्सन भी तो है ना. तो यही फीचर का फायदा उठाते हुए अगर ये कंपनी का नाम यूज करके कुछ भी इलीगल काम करेंगे तो फंसेंगे भी कौन? सिर्फ शेयर होल्डर्स ही. तो बन गया ना एक एक्सेप्शन ऑफ कॉर्पोरेट वेल. कॉर्पोरेट वेल में कंपनी के नाम से जो भी हो रहा था कंपनी फंस रही थी, क्योंकि कंपनी और शेयर होल्डर्स अलग अलग है. कंपनी अपने कामों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है. लेकिन जब ये शेयर होल्डर कंपनी का नाम गलत तरीके से यूज करने की कोशिश करेंगे और कंपनी का नाम यूज हुआ है तो कंपनी पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने की कोशिश करेंगे, तब इंडिया के जो कोर्ट्स हैं वो इस वेल को, इस दीवार को हटा देगा और दोनों को आमने सामने रख देगा. मींस द शेयर होल्डर्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, जिन्होंने कंपनी का नाम गलत तरीके से यूज किया होगा. आगे चलते हैं. द सेपरेट पर्सनालिटी ऑफ अ कंपनी इज अ स्टैट्यूटरी प्रिविलेज. ये कंपनी की खुद की पहचान होना एक प्रिविलेज है, एक बढ़िया सा फीचर है. कहते हैं ये जो कंपनी का फीचर है ना, सिर्फ लीगल कामों के लिए यूज कर सकते हो, ओनली एंड ओनली फॉर द लेजिटिमेट बिजनेस पर्पसेस ओनली. जब भी फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट यूज होगा, कंपनी का नाम का गलत यूज होगा, तो जो इंडिविजुअल्स कंसर्न्ड है वो कंपनी के नाम के पीछे शेल्टर नहीं ले सकते. दे विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर बिहाइंड कॉर्पोरेट पर्सनालिटी.
कंपनी के नाम पे यूज हुआ है तो कंपनी पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थोप सकते। हमारे देश में जो ये लिफ्ट कर सकता है कॉर्पोरेट वेल को, वो सिर्फ हमारे कोर्ट ही है। कोर्ट के पास ही सिर्फ पावर है कि जो एक एक्शन ले सकती है और जो मेंबर्स हैं रिस्पॉन्सिबल उन्हें ही गलत ठहराएंगी, उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल ठहराएगी और वो ही पर्सनली लायबल होंगे कंपनी की सारी डेट्स एंड ऑब्लिगेशंस के लिए। तो हमारे देश में सिर्फ कोर्ट ही है जो इस कॉर्पोरेट शेल को ब्रेक कर सकते हैं। ये जो दिखावा है कि शेयर होल्डर्स कंपनी का नाम यूज करके जो भी कर रहे हैं उसके लिए कंपनी फंस रही है, इस चीज को ब्रेक करने की रूल पावर सिर्फ हमारे देश के कोर्ट के पास ही होती है। ओके, अब इसी चीज को हम पढ़ने वाले हैं कुछ अलग अलग स्टैट्यूटरी रिकॉग्नाइजेशंस में, मतलब अलग अलग कुछ केस लॉज हैं जहां पे हम समझने वाले हैं कि कब कब ऐसा हुआ था कि कोर्ट में ये बात सामने आई कि कंपनी के शेयर होल्डर्स ने गलत तरीके से कंपनी का नाम यूज किया है। तो I'm gonna ओपन योर मॉड्यूल एज वेल जस्ट टू शो यू गाइस कि कब कब ऐसा हुआ था। सबसे पहला केस है प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू। सो कोर्ट हमेशा सेपरेट लीगल एंटिटी के कॉन्सेप्ट को ब्रेक करेगी, इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानेगी। So is it recording? Okay, let's start again. So the court may ignore the separate legal entity. कब ऐसा होगा? When the members ऐसी कोई एक्ट करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स जहां पे वो कंपनी के टैक्सेस चोरी करने के लिए, छुपाने के लिए कुछ ऐसा करेंगे जहां पे वो कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं एंड दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। जब टैक्स इवेजन के लिए कंपनी का नाम यूज करोगे, जैसे अब मैं आपको एक केस दिखाने वाली हूँ, वहां पे ओनली दे विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द कंपनी। अब देखते हैं ये केस को हम एक्चुअल में थोड़ा डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं बिकॉज आपके इंस्टीट्यूट ने केसेस थोड़े से डिटेल में हमको नहीं दिए हुए हैं। सी, हम पढ़ने वाले हैं डिनशॉ का केस, सर डिनशॉ मैनेक्जी पेटेट। यहां पे क्या हुआ था, टैक्सेस को छुपाने के लिए, टैक्सेस को इवेड करने के लिए डिनशॉ ने कुछ अलग कंपनीज बना दी थी। पूरी स्टोरी आप मेरे साथ समझेंगे। एक पर्सन है डिनशॉ। डिनशॉ डिनशॉ को ह्यूज इनकम रिसीव होती थी, ठीक है। कहां से? डिविडेंड इनकम। इसने बहुत सारी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया तो डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम इसको रिसीव होती थी। इसी डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम के ऊपर डिनशॉ को पे करना होता था गवर्नमेंट को टैक्सेस। टैक्सेस ना पे करने के लिए इसने यही डिविडेंड और इंटरेस्ट की इनकम छुपाने के लिए डिनशॉ ने अपने नाम से 4 कंपनीज बनाई, चारों के अलग अलग कंपनीज के नाम थे। तो डिनशॉ ने खुद 4 प्राइवेट कंपनीज बना दी और ये सारे टैक्सेस का पैसा ऐसे दिखाया कि डिनशॉ ने इसी पैसे को, मतलब जो इसने डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम कमाया हुआ था जिसपे टैक्स पे करना था, तो वही डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम टैक्स नहीं पे किया उस पे, और वही डिविडेंड और इंटरेस्ट इनकम अलग अलग कंपनीज में ऐसे शो कर दिया कि मैं तो इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूं, सो आई डोंट हैव दैट मनी नाउ टू पे द टैक्सेस। अब जैसे ही कंपनीज के पास डिनशॉ का पैसा आ गया, वापस से ये पैसा डिनशॉ अपने पास खींच लेता था, ये दिखा के कि मैं कंपनी से लोन ले रहा हूं।
तो ये पैसा इधर से उधर मूव किया और वापस से डिनशॉ के पास आ गया। लोन के ऊपर आपको टैक्सेस नहीं भरने थे डिनशॉ को। सो जब ये कोर्ट के सामने बात पता चली तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि जिस पर्सन ने ये 4 कंपनीज बनाई थी, आई एम टॉकिंग अबाउट डिनशॉ जो एसएससी है जिसको टैक्स पे करना था, वो ये 4 कंपनीज जो इसने बनाई थी सिर्फ टैक्स को अवॉइड करने के लिए बनाई थी और इसीलिए वो 4 कंपनीज रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जिसने कंपनीज का नाम यूज करके गलत काम किया है यानी कि डिनशॉ, वो ही रिस्पॉन्सिबल है। अदरवाइज हम क्या पढ़ते हैं, कंपनी का खुद का नाम है, कंपनी जो भी करती है अपने कामों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ क्या होने वाला है, कंपनी का नाम यूज करके कंपनी का शेयर होल्डर जो भी गलत काम करेगा, तो गलत काम करने के लिए कंपनी की पहचान को यूज नहीं कर सकते, इसीलिए आप खुद ही उस चीज के लिए फंस जाओगे। तो ये डिसीजन दिया गया डिनशॉ को अपनी डिविडेंड्स और इंटरेस्ट इनकम के ऊपर जो प्रिटेंडेड लोन्स आपने दिखा रखे थे वो नहीं शो कर सकते और आपको गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे टैक्सेस। तो टैक्स चोरी करने के लिए जब भी कोई कंपनी का नाम यूज करता है तब तक इंडिया के कोर्ट्स हमेशा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करते हैं। सी द नेक्स्ट केस इज डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं अनदर केस जहां पे पाया गया था कंपनी में कुछ ना कुछ एनिमी कैरेक्टर है, इसीलिए कोर्ट ने यहां पे भी लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया था। तो ऐसे 2 केसेस है जहां पे एनिमी कैरेक्टर पाया जाता है, एक है आरजी फिल्म्स लिमिटेड और दूसरा केस है हमारे सामने कॉर्नर्स ब्रॉस वर्सेस कॉर्नर्स 1940 का केस है। तो फर्स्ट केस हम स्टार्ट करने वाले हैं। जब कोई कंपनी में ऐसा कोई कैरेक्टर पाया जाएगा जो कंपनी ही एनिमी कैरेक्टर होगी, रीजन क्या है उसके लिए अब हमें पढ़ने पड़ेंगे आरजी फिल्म्स लिमिटेड 1953 का जो केस है उसके फैक्ट्स। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक अमेरिकन कंपनी ने एक फिल्म प्रोड्यूस की इंडिया में, ठीक है, लेकिन उस फिल्म को इंडिया में लॉन्च होने के लिए परमिशन नहीं मिला, लाइसेंस नहीं मिला। फिर उसने क्या किया, इस अमेरिकन कंपनी ने एक ब्रिटिश कंपनी का निर्माण किया, ठीक है। अब अमेरिकन कंपनी ने जब ये ब्रिटिश कंपनी बनाई तो इस ब्रिटिश कंपनी में 90% शेयर्स तो अमेरिकन कंपनी के प्रेसिडेंट के पास ही थे। मतलब ज्यादा कंट्रोल तो यहां के प्रेसिडेंट के पास ही है, ठीक है। अब जो फिल्म अमेरिकन कंपनी इंडिया में लॉन्च नहीं कर पाई, वो ही फिल्म ब्रिटिश कंपनी बनाने के बाद उस कंपनी के थ्रू इंडिया में लॉन्च करवाने की कोशिश की। तो जब इंडिया के बोर्ड ऑफ ट्रेड को यह बात पता चली तो उन्होंने ब्रिटिश फिल्म यानी कि ब्रिटिश कंपनी ने जो इंडिया में फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे उसको भी इंडिया में लॉन्च होने से मना कर दिया और यह डिसीजन दिया कि ब्रिटिश कंपनी का खुद का कोई भी वजूद नहीं है, ब्रिटिश कंपनी को बनाने वाली अमेरिकन कंपनी है। तो एक मेंबर यानी कि अमेरिकन कंपनी, मेंबर कौन हो सकता है, शेयर होल्डर नेचुरल पर्सन भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी होते हैं। तो जब एक मेंबर एक कंपनी बना के जिसका खुद का कोई भी वजूद नहीं है, जो काम आप खुद करना चाहते थे वो किसी दूसरी कंपनी से करवा रहे हो, ठीक है, तो गलत तरीके से अगर किसी और कंपनी का नाम यूज करोगे आप तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिसने गलत काम किया है यानी कि अमेरिकन फिल्म्स वो ही रिस्पॉन्सिबल होंगे उस काम के लिए। तो इंडिया में ब्रिटिश कंपनी के नाम से भी उस फिल्म को लॉन्च नहीं होने दिया, ठीक है जी। और ये बोला गया कि ब्रिटिश कंपनी इज जस्ट द नॉमिनी ऑफ अमेरिकन कंपनी। ओके, ऐसा ही हुआ था कॉर्नर्स ब्रॉस वर्सेस कॉर्नर्स 1940 के केस में। यहां पे एक कंपनी में एनिमी कैरेक्टर पाया गया था, एक कंपनी है कॉर्नर्स ब्रॉस, ठीक है। उस कंपनी में मेजर कंट्रोल जो पाया गया था वो किसी एनिमी कैरेक्टर, मतलब दुश्मन देश के लोगों का मैक्सिमम कंट्रोल था कॉर्नर्स ब्रॉस कंपनी के ऊपर। अब जब ये बात सामने आई कि उस कंपनी में जो मेजर कंट्रोल है वो किसका है, किसी दुश्मन देश के लोगों का है, तो जैसे ही एनिमी कैरेक्टर पाया गया तो उस कंपनी के सारे प्रोजेक्ट्स को बैन कर दिया गया था। सो एलियन कंपनी
was not allowed to proceed with the action as that would have meant giving money to the enemy. अब कॉर्नर्स ब्रॉस इंग्लैंड में जो भी काम करती तो वो पाया जाता कि अगर जर्मनी और इंग्लैंड में जो है बेसिकली वॉर चल रही थी, तो कॉर्नर्स ब्रॉस कंपनी थी इंग्लैंड में, लेकिन इसके जो मेजर शेयर होल्डर्स थे वो थे जर्मनी का और इंग्लैंड का उस टाइम पे वॉर चल रहा था। एनिमी कैरेक्टर पाया गया इंग्लैंड की कॉर्नर्स ब्रॉस में, जर्मन्स ही थे वहां के मेजर शेयर होल्डर्स। तो ये कोर्ट ने क्या किया, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, और ये बोला गया कि कॉर्नर्स ब्रॉस के जो भी कॉन्ट्रैक्ट इवन इंग्लैंड में होंगे वो भी बैन किए जाएंगे। रीजन, इस कंपनी के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं वो दुश्मन देश के जर्मनी के लोग हैं। तो अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बनाएगी यहाँ पे तो ऐसा लगेगा पैसा कॉन्ट्रैक्ट में बिजनेस करके जो भी कमाएगी वो दुश्मन देश के पास जा रहा है, इसीलिए कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया। जो असली पर्सन हैं दुश्मन उनको ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया और इंडिया की कंपनी को कर दिया बैन, सॉरी इंग्लैंड की कंपनी। ओके, डिनशॉ वाला केस हमने कर लिया है, आरजी फिल्म्स कर लिया है, कॉर्नर्स ब्रॉस कर लिया है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस है हमारे पास जॉन्स वर्सेस लिपमैन। तो डेलमर वाला केस भी कर लिया आपने, ठीक है। ओके, डेलमर कॉन्टिनेंटल कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर लिमिटेड। आई थिंक यू हैव नॉट डन दिस केस, दैट्स ओके। तो ऑलमोस्ट आरजी फिल्म्स जैसा ही है, अभी इसको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स डू दिस केस, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल। ओके, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही हुआ, डेलमर कंपनी लिमिटेड वर्सेस कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड। एक कंपनी है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल रबर एंड कंपनी लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम है कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, और एक दूसरी इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट बना डेलमर कंपनी लिमिटेड के साथ, और ये बोला गया था कि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी अपने जो गुड्स प्रोड्यूस करती है वो गुड्स डेलमर कंपनी को देगी, और इस चीज के बदले में डेलमर कंपनी की तरफ से उनको मिलेगा जो कंसिडरेशन इनका डिसाइड हुआ था, गुड्स के बदले में कंसिडरेशन। ये कंपनी बनाई गई थी इंग्लैंड में, और डेलमर कंपनी भी बनाई गई थी इंग्लैंड में। तो गुड्स तो मिल चुके थे डेलमर कंपनी को, लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तो डेलमर कंपनी लिमिटेड ने पैसा देने से, कंसिडरेशन देने से मना कर दिया, और ये बोला कि हम आपको कंसिडरेशन नहीं दे सकते क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो तो एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब जब ऐसी बात सामने आई तो बार बार नोटिसेस देने लगी कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी लिमिटेड कि ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, ये एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था और आपकी तरफ से हमें पैसे अभी आने हैं, हम आपको गुड्स दे चुके हैं। सो इन बातों से परेशान होके डेलमर कंपनी लिमिटेड ने एक केस फाइल किया कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी के ऊपर कि हमें इनको कंसिडरेशन नहीं देना है, जज साहब आप बताइए क्या करना है। तो कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया, कि कोर्ट ने क्या बोला कि ये पाया जा रहा है कि कॉन्टिनेंटल टायर एंड कंपनी लिमिटेड के जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं ये तो जर्मनी के शेयर होल्डर्स हैं, इनको कंट्रोल कौन कर रहा है, जर्मनी। ओके, तो कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी कहती है कि हमारी कंपनी तो इंग्लैंड में बनी है और डेलमर कंपनी का साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये कंपनी भी इंग्लैंड में बनी है, तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड हुआ ना, हम तो सेम देश में है। लेकिन अगर डेलमर कंपनी लिमिटेड इंग्लैंड की ही यानी कि कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी को गुड्स देने के बदले में पैसे दे रही है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये पैसे, मेजर शेयर होल्डर्स कौन है, जर्मनी के इंग्लैंड के साथ वॉर चल रहा है, तो इनके दिए हुए पैसे ऐसे लग रहा था कि दुश्मन देश में जा रहे हैं, विच इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो इसीलिए कोर्ट ने ये डिसीजन लिया कि डेलमर कंपनी लिमिटेड को पैसा देना नहीं बनता है, ठीक है। इट वॉज हेल्ड दैट द कंपनी विल बी रिगार्डेड एज हैविंग एनिमी कैरेक्टर पाया गया कंपनी में, इसका जो मेजर डी फैक्टो कंट्रोल है वो दुश्मन देश के लोगों के पास है, यानी कि जर्मन्स के पास। उस टाइम इंग्लैंड और जर्मनी का वॉर चल रहा था, तो ये दो केसेस हमारे सामने आए। ओके,
आगे चलते हैं, प्रोटेक्शन फॉर पब्लिक रेवेन्यू। इसके अलावा जब जब भी ऐसा होगा कि पब्लिक पॉलिसी क्या अगेंस्ट जाएंगी कंपनी के शेयर होल्डर्स और कंपनी का नाम यूज करके जनता के राइट्स अफेक्ट करने की कोशिश करेंगी, तब तक कोर्ट कभी हेजिटेट नहीं करेगा लिफ्टिंग करने के लिए कॉर्पोरेट वेल की, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करेगा, क्योंकि जनता के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट हमेशा लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल करता रहेगा और कंपनी को नहीं बल्कि वहां के जो मेंबर्स हैं जो गलत काम करें उन्हें ही रिस्पॉन्सिबल ठहराता जाएगा। नेक्स्ट केस आ रहा है हमारे सामने, व्हेन अ कंपनी एक्ट्स एज द एजेंट ऑफ एनी शेयर होल्डर्स। ये वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये केस को अब हम करने वाले हैं। सी, अब यहां पे केस में क्या हुआ था, एक कंपनी है जिसका नाम है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, दिस इज द नेम ऑफ अ कंपनी। इस कंपनी ने अपने वर्कर्स को ये प्रॉमिस किया था कि जब भी हमारे अच्छे खासे प्रॉफिट्स रिसीव होंगे उन प्रॉफिट्स में से हम आपको देने वाले हैं बोनस। ओके, अब कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट रिसीव हो गया, लेकिन ये प्रॉफिट्स में से कंपनी अपने वर्कर्स को बोनस नहीं देना चाहती थी, इसीलिए यहां के कुछ शेयर होल्डर्स ने, इसी कंपनी के शेयर होल्डर्स ने एक सी लिमिटेड कंपनी का निर्माण कर दिया और ये सारे प्रॉफिट्स इस कंपनी में ट्रांसफर कर दिए, जिसकी वजह से एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास बिल्कुल भी प्रॉफिट्स नहीं बचे और बोनस भी वो अपने शेयर होल्डर्स को, वर्कर्स को नहीं दे पाई। ओके, जब ये बात वर्कर्स को पता चली तो वर्कर्स ने बोनस डिमांड किया और बोला कि आपने अपने प्रॉफिट्स कहीं और ट्रांसफर किए गए हैं, इसीलिए जब एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने उनको बोनस देने से मना किया तो उसी कंपनी के वर्कर्स ने अपनी ही कंपनी के ऊपर केस फाइल किया, तो नाम बना वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड भावनगर वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जो केस फाइल करता है उसका नाम होता है प्लेंटिफ, जिसपे केस फाइल होता है उसका नाम होता है डिफेंडेंट। तो जिसने केस फाइल किया यानी कि वहां के वर्कर्स ने, तो कोर्ट ने फाइनली डिसीजन दिया कि जो एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड का प्रॉफिट्स है वो जिस कंपनी में ट्रांसफर किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। जिस कंपनी में प्रॉफिट्स ट्रांसफर किए न्यू कंपनी बना के, उसका खुद का कोई भी वजूद नहीं है, खुद का कोई भी बिजनेस नहीं है, कोई एसेट्स नहीं है, वो सिर्फ एक एजेंट है एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड की, ताकि वो उसके प्रॉफिट्स को छुपा सके और वर्कर्स को वो वाली कंपनी बोनस ना दे सके। तो इसीलिए कोर्ट ने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल किया और कंपनी को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराते हुए वहां के शेयर होल्डर्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराया, यानी कि सी लिमिटेड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल बट एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज लिमिटेड जिसने ये गलत काम किया है, नई कंपनी बनाई थी और प्रॉफिट्स ट्रांसफर किया है, वो ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये डिसीजन पास किया सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको अपने वर्कर्स को बोनस देना ही पड़ेगा। सो वी हैव कंप्लीटेड सो मेनी केसेस जहां पे हमने समझा है कि कोर्ट कैसे लिफ्ट करता है कॉर्पोरेट वेल को। ओके, अभी जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम शुरू करने वाले हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। तो लेट मी ओपन द नोट्स फॉर यू गाइस। सी, ओके, सो द नेक्स्ट केस इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। उससे भी पहले आपके लिए समझना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं और उनका काम क्या है। Incorporation of companies. As you all know that company is considered as a separate legal entity. अभी तक हमने यही समझा था 2-3 क्लासेस से अच्छे से, और कंपनी के पास परपेचुअल सक्सेशन का भी एक फीचर है। परपेचुअल सक्सेशन ये बोलता है कि मेंबर्स आए या जाए कंपनी चलती रहेगी और कंपनी को बनाओगे सिर्फ और सिर्फ लॉफुल पर्पस के लिए। सो कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विद परपेचुअल सक्सेशन एंड इट इज मेड फॉर लॉफुल पर्पस ओनली। नाउ, कौन होते हैं वो लोग जो कंपनी के प्रमोटर्स कहलाए जाते हैं?
सो सेक्शन 2 क्लॉज 69 के अकॉर्डिंग आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन होते हैं। सो प्रमोटर्स आर दोज पर्सन्स जो कंपनी बनाने के लिए सारा आइडिया अपने दिमाग में फॉर्म करते हैं। सो दोज पर्सन्स जिनके माइंड में आइडिया इनिशिएट होता है कि लेट्स मेक अ कंपनी, और कंपनी की प्रमोशंस में सारा पार्टिसिपेट करते हैं। द पर्सन्स हु इनिशिएट द प्रमोशन ऑफ द कंपनी, कि चलो कंपनी बनानी है, जिनके माइंड में आइडिया है, दैट दोज पर्सन्स आर कॉल्ड एज प्रमोटर्स। कंपनी बनाने के सारे स्टेप्स यही उठाते हैं, प्रोस्पेक्टस यही छापते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यही लोग ड्राफ्ट करवाते हैं। ऐसे पर्सन्स को हम कंपनी के प्रमोटर्स बोलते हैं। भाई ये तो हुआ एक जनरल मीनिंग। अब कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन क्या बोल रहा है? कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन यानी कि लॉ ये बोलता है कि अगर 3 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट सेटिस्फाई हो गया तो भी आपको हम बोल देंगे कंपनी का प्रमोटर। पहला पॉइंट, अगर आपका नाम कंपनी के एनुअल रिटर्न या फिर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पाया जा रहा है, सॉरी प्रोस्पेक्टस एंड एनुअल रिटर्न में पाया जा रहा है, तो मैं आपको बोल सकती हूँ आप हमारी कंपनी के प्रमोटर हैं। अब ये प्रोस्पेक्टस क्या होता है? इट्स अ आई कैची डॉक्यूमेंट जिसको देख के लोग कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए रेडी हो जाते हैं, जिसमें कंपनी से रिलेटेड, उसके बिजनेस से रिलेटेड, उनके पिछले साल के प्रॉफिट्स कितने रहे हैं, प्लस कितने शेयर्स के प्राइसेस रहे हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, क्या बिजनेस करती है, सब कुछ फैक्ट्स कंपनी के बारे में जो सच्चाइयां हैं वो प्रोस्पेक्टस में लिखी रहती है। प्रोस्पेक्टस देख के ही लोग रेडी होते हैं और कंपनी के शेयर्स बाय करते हैं। अब अगर आपने अपनी कंपनी के प्रोस्पेक्टस में किसी पर्सन का नाम मेंशन कर दिया कि ये हमारी कंपनी का प्रमोटर है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज प्रमोटर। उनका नाम वहां लिखा रहता है। प्लस एनुअल रिटर्न, लास्ट क्लास में पढ़ी थी हमने, MGT 7 के रूप में एनुअल रिटर्न जाता है, जो OPC के लिए शॉर्ट वर्जन होता है MGT 7A। तो जिसका नाम एनुअल रिटर्न में लिखा जाता है उस पर्सन को भी आप बोल सकते हो आपकी कंपनी का प्रमोटर। पॉइंट नंबर 2, एक ऐसा पर्सन जिसका कंट्रोल है हमारी कंपनी के बिजनेस पे। अफेयर्स ऑफ द कंपनी मतलब बिजनेस ऑफ कंपनी। हु हैज कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। कैसे कंट्रोल करेगा? ये पर्सन खुद प्रमोटर बन के भी कंट्रोल कर सकता है कि मैं प्रमोटर हूं, मैंने बनाई है ये कंपनी, मैंने इनिशिएटिव लिए हैं सारे, तो डायरेक्टली प्रमोटर के नाम से कंट्रोल करेगा। या फिर यही प्रमोटर आगे कंपनी का शेयर खरीद सकता है, तो शेयर होल्डर बन के इनडायरेक्टली कंपनी को कंट्रोल करेगा। या फिर ये कंपनी का डायरेक्टर भी बन सकता है, तो डायरेक्टर बन के कंपनी को कंट्रोल कर लेगा। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिसका भी कंट्रोल है हमारी कंपनी पे, वो हमारे कंपनी के प्रमोटर्स हैं। या फिर तीसरा पॉइंट, हर पॉइंट के बीच में और लिखा है, एक ऐसा पर्सन जिसकी डायरेक्शंस, इंस्ट्रक्शंस और एडवाइजेस, जिसकी ADI सुन के, AD मीन्स एडवाइस एंड डायरेक्शंस और I मीन्स इंस्ट्रक्शंस, ADI सुन के, जिनका ADI सुन के ही हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी काम करते हैं। ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइजेस, डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शन सुन के ही हमारी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी काम करते हैं, ऐसे पर्सन को हम प्रमोटर्स बोलते हैं। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे, कोई भी ऐसा पर्सन अगर प्रमोटर है तो प्रोफेशनल नहीं हो सकता आपकी कंपनी का, प्रोफेशनल कैपेसिटी में काम नहीं करेगा। अगर वो आपकी कंपनी का प्रमोटर है ना तो आपकी कंपनी का अकाउंटेंट हो सकता है, ना तो बैंकर बनेगा, ना सॉलिसिटर। सॉलिसिटर कौन है? लॉयर्स। प्रोफेशनल्स नहीं हो सकते। अगर प्रोफेशनल बनना है तो प्रमोटर की सीट छोड़ दो, और अगर प्रमोटर हो तो ये तीनों पर्संस में से कोई नहीं बन सकते आप। ये एक लिमिट है उनके ऊपर। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आज का, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। कैसे किसी कंपनी को बनाया जाता है। सो सेक्शन 3 के अनुसार किसी भी कंपनी को बनाने के लिए आपको ये देखना है कि बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो बेटा फॉर्मेशन में हम पढ़ते हैं कंपनी बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कंपनी का फॉर्मेशन ही इनकॉर्पोरेशन है। नो, फॉर्मेशन मतलब कंपनी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स देखोगे, और इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी बनाओगे कैसे, कौन से फॉर्म्स भर के रजिस्टर कराओगे। दैट्स अ डिफरेंट प्रोसेस। जो फॉर्मेशन है सेक्शन 3 में आता है और इनकॉर्पोरेशन सेक्शन 7 में आता है। फॉर्मेशन करने के बाद इनकॉर्पोरेशन करते हैं। फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप एंड देन कम्स द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बेसिक जो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है कंपनी की।
चलते हैं जी, आगे चलते हैं। सेक्शन 3 के अनुसार आज की डेट में अगर आपको कंपनी बनानी है तो ऑब्वियसली फॉर लॉफुल पर्पस, कोई गैर कानूनी काम करने के लिए तो कंपनी नहीं बनेगी, जैसे कि कोई कोकेन, गांजा ऐसी चीजें बेच रहा है और कंपनी बना रहा है। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। यू कैन ओनली डू सम लॉफुल बिजनेस एंड देन यू कैन रन अ कंपनी। चलो, बेसिक 3 तरह की कंपनीज है, पब्लिक, प्राइवेट एंड ओपीसी। इफ यू वांट टू फॉर्म अ पब्लिक कंपनी, यू नीड, क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है? यू नीड 7 और मोर पर्सन्स। ये पर्सन्स कौन है? शेयर होल्डर्स, जो शेयर्स खरीदेंगे और कंपनी को बनाएंगे। इफ यू वांट टू फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी, यू नीड 2 और मोर पर्सन्स, एंड इफ यू वांट टू फॉर्म 1 पर्सन कंपनी, यू नीड जस्ट 1 पर्सन। 7 या 7 से ज्यादा लोग मिलके एक पब्लिक कंपनी बनाते हैं, तो पब्लिक कंपनी बनाने की एक रिक्वायरमेंट होगी, यू नीड 7 पर्सन। चलो, 7 पर्सन को इकट्ठा करोगे ताकि वो कंपनी बनाएंगे। क्या करेंगे ये लोग, अभी डिस्कस करेंगे। आज की डेट में प्राइवेट कंपनी बनानी है, आपको ढूंढने पड़ेंगे कितने पर्सन्स? 2 और मोर पर्सन्स। ओपीसी बनानी है तो जस्ट 1 पर्सन आपको चाहिए। पर्सन कौन है? शेयर होल्डर। तो शेयर सब्सक्राइब करेगा ये, तो दैट इज वाई इन्हीं पर्सन्स को हम सब्सक्राइबर्स बोलते हैं। याद रखना, दे आर द फर्स्ट सब्सक्राइबर्स जिन्होंने कंपनी बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी की है। कैसे, क्या करना होता है इन लोगों को? ये जो स्टार्टिंग में लोग होते हैं ना, जिनकी वजह से कंपनी बन पाती है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं, यही लोग कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपना नाम लिख देते हैं और अपने नाम के आगे ऑपोजिट इनके नंबर ऑफ शेयर्स लिख देते हैं और उससे आगे ये साइन लगा देते हैं। तो यही हुई कंपनी बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स। We need minimum persons to make a company, to form a company. And how will they form a company? By subscribing to the memorandum of association and also writing their number of shares opposite their names and also by signing. Okay, so ये minimum लोग सब्सक्राइब करेंगे अपना नाम मेमोरेंडम में, और इसी तरह से कंपनी बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंपनीज एक्ट के अनुसार पूरा करते हैं। लो, हो गया हमारी कंपनी की फॉर्मेशन। जो बेसिक लोग चाहिए थे उन्होंने मेमोरेंडम पे साइन कर दिए अपने नाम लिख के, तो हो गया हमारी कंपनी का फॉर्मेशन। अभी इसके बाद हम पढ़ेंगे इनकॉर्पोरेशन, बट इसको कंप्लीट कर लो। आपको पता है जब 1 पर्सन कंपनी को फॉर्म करना होता है तो थोड़ी सी ज्यादा फॉर्मेलिटीज है। उनमें एक नॉमिनी का नाम भी आता है, और ये आगे का प्रोसेस हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही चुके हैं कि नॉमिनी का नाम लेने से पहले उसका रिटन कंसेंट INC 3 में लेना है, ठीक है। और INC 3 हमेशा INC जो आपका 32 है उसके साथ अटैच हो जाएगा। नॉमिनी भी अपना नाम विड्रॉ कर सकता है, सब्सक्राइबर भी उसका नाम चेंज कर सकता है। चेंज करना है तो नया नॉमिनी रखना पड़ेगा, अगेन INC 3 चाहिए आपको। और सब्सक्राइब नॉमिनी अपना नाम वापस ले रहा है तो उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर एक नए नॉमिनी का नाम जब ROC को बताते हैं तो INC 4 भरना पड़ता है। ये सारी चीजें आप लास्ट क्लास में कर चुके हो। अब बारी आती है सेक्शन 3A। अभी अभी हमने पढ़ा है सेक्शन 3 क्या होता है। नाउ इट्स टाइम टू स्टडी सेक्शन 3A। ये एक नया सेक्शन है। अब आप कहोगे मैम ये 3A क्यों लिखा हुआ है? जब भी कंपनीज एक्ट में कोई A करके सेक्शन हो जाए तो मीन सेक्शन 3 के बाद 4 बना हुआ था। सेक्शन 3 होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और सेक्शन 4 होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सेक्शन। अब बीच में जगह नहीं थी, इसीलिए कोई नया सेक्शन अगर डालना होता है तो सेक्शन 3A करके आ जाता है, ठीक है। तो जब स्पेस नहीं होता सेक्शंस के बीच में और हम हिला भी नहीं सकते सेक्शंस को, तो लॉ मेकर्स क्या करते हैं, 3A करके एक नया सेक्शन पास कर देते हैं। सो सेक्शन 3A में ये मेंशन किया गया है कि अगर कोई भी कंपनी जो पब्लिक है, मिनिमम 7 पर्सन तो हमेशा चाहिए। ऐसा नहीं कि कंपनी बनाने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट 7 पर्सन थी, आगे जाके 2 भी रह जाए चलेगा। नो, यू नीड मिनिमम 7 पर्सन थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द कंपनी। मिनिमम, मैक्सिमम कितने भी हो। ओके, सो प्राइवेट कंपनी में कभी ऐसा हुआ कि 2 से कम रह गए, मिनिमम लोगों से कम रह गए शेयर होल्डर्स, और पब्लिक कंपनी के केस में 7 से कम हो गए। भाई अगर कभी ऐसा हुआ, या ओपीसी में एक भी नहीं है, कभी भी ऐसा होगा ना, तो 6 महीने तक तो चलेगा, क्योंकि 6 महीने तक PS मिलता है कंपनी को। PS मीन्स परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। लेकिन 6 महीने के बाद भी जिन लोगों को पता है कि ये लोग कंपनी
बिना मेंबर्स के, यानी कि मेंबर्स की लिमिट कम हो जाने के बाद भी कंपनी का बिजनेस चलाए जा रहे हैं। तो जिन लोगों को पता था ना कि मैं मेंबर हूं एक ऐसी कंपनी में जहां पे लिमिट्स कम रह गई है, मेरे अलावा कम ही है यहाँ पे लिमिट नंबर ऑफ मेंबर्स की, तो फिर भी वो लोग बिजनेस चला रहे हैं, तो इन लोगों की लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो जाएगी टू पे ऑल द डेट्स ऑफ द कंपनी। ध्यान देंगे, अगर कभी भी पब्लिक कंपनी के केस में 7 से कम मेंबर्स रह गए, प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम मेंबर्स रह गए और ये लोग बिजनेस चला रहे हैं फॉर मोर देन 6 मंथ्स, इट वाज ओके फॉर 6 मंथ्स बट फॉर मोर देन 6 मंथ्स विद सच रिड्यूस्ड मेंबर्स, तो ऐसी सिचुएशन में हर वो पर्सन जो कंपनी का मेंबर है उस टाइम पे जब कंपनी का बिजनेस चला रहे हैं, इवन आफ्टर दिस फैक्ट की नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट इतनी कम हो चुकी है, इनको पता भी है इस चीज का कि 7 से कम मेंबर्स है, फिर भी ये लोग मेंबर बने हुए हैं उस कंपनी में, तो ऐसे मेंबर्स की उन 6 महीने के बाद जो बिजनेस किया होगा उन बिजनेस के लिए कंपनी की लाइबिलिटी इन्हीं की लाइबिलिटी बन जाएगी, यानी कि दे विल बी सेवरली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, इंडिविजुअली दे विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होल ऑफ द डेट्स ऑफ द कंपनी। अब कंपनी की डेट्स कंपनी नहीं पूरी करेगी, आप दोगे कंपनी की डेट्स, क्योंकि तुम्हारी मेंबर, तुम्हारी लाइबिलिटी लिमिटेड से अनलिमिटेड हो गई। ओके, तो इससे हमें पता चला सेक्शन 3A से कि हमेशा कंपनी में मिनिमम नंबर और मैक्सिमम मिनिमम नंबर की जो लिमिट है हमेशा बरकरार होनी चाहिए, नहीं तो जो बचे कुछ मेंबर्स हैं 6 महीने तक ठीक है, 6 महीने के बाद उनकी लाइबिलिटी कंपनी की लाइबिलिटी बन जाएगी। ओके, आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सो क्या कहता है आपकी कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या कहता है? सो द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, पहले समझेंगे इस डॉक्यूमेंट के बारे में एंड देन वी विल स्टडी फ्रॉम बुक। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ओके, ये एक ऐसी बुक है जो कंपनी बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप है। जब कंपनी बनाने की सोचते हो तो सबसे पहले आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। मींस कंपनी फॉर्मेशन का ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद ये है क्या? ये कंपनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन, वैसे ही कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसका एमओए। उसके बाद नेक्स्ट, ये कंपनी का स्कोप डिसाइड करता है कि कंपनी कौन सा बिजनेस और कितना बिजनेस कर सकती है और कितना नहीं करेगी। एमओए का जो 3rd नंबर का क्लॉज है विच इज ऑब्जेक्ट क्लॉज, बच्चों ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है। इस ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा होता है कि कंपनी क्या क्या बिजनेस कर सकती है। अगर कंपनी ने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये लिख दिया कि कंपनी होम डेकोर में डील करती है, कंपनी होम डेकोर का बिजनेस करती है, ऐसे प्रोडक्ट्स को बेचती है और बनाती है, फिर कंपनी अगर कोई ऐसा सामान बेच रही है जैसे कि क्लॉथ, कपड़े, जो होम डेकोर का पार्ट नहीं है, तो ऐसा बिजनेस करने के लिए कंपनी को अलाउड नहीं होता है, ये कंपनी को करने की इस चीज के लिए पावर नहीं होती है। तो कंपनी का जो स्कोप डिसाइड करता है वो कंपनी का एमओए है, क्योंकि एमओए में ही होता है उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज। ओके, ये स्कोप डिसाइड करती है, प्लस ये कंपनी बनाने का एक बेस है। कहते हैं कंपनी का फाउंडेशन जो बना रहे हो, कंपनी के जो बेस है वो एकदम स्ट्रांग होने चाहिए, नहीं तो कंपनी कोलैप्स कर जाती है। इसीलिए एमओए माना जाता है कंपनी का लॉ, यानी कि कंपनी का फाउंडेशन। तो ये सब इंपॉर्टेंट बातें समझ के आपको समझ आ गया होगा कि एमओए एक ऐसा बुक है
एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि माना जाता है कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्टर डॉक्यूमेंट, यानी कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन इसी में लिखा है। मैं कहूंगी कंपनी का नाम, काम, लायबिलिटी, कंपनी की कैपिटल, ये सब चीजें कंपनी का एमओए ही आपको बताएगा। ओके, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नोट्स में से। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बताता है कि कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कंपनी का लॉ है, एंड इसीलिए ये कंपनी का फाउंडेशन स्टेट करता है। इसी के ऊपर कंपनी का सारा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, फाउंडेशन है ये कंपनी का। इससे कंपनी का स्कोप ऑफ बिजनेस पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटीज में कंपनी डील कर सकती है और कौन सी नहीं। लास्ट पॉइंट, ये कंपनी का बाहरी दुनिया के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ रिश्ता बनाता है। कैसे? जो भी आउटसाइडर्स हैं उनके साथ रिलेशन कैसे बनाता है ये देखो। अगर मिस्टर एक्स है, उनको कंपनी को लोन देना है तो वो पहले एमओए चेक करेगा, और एमओए कहां पे अवेलेबल है? एमसीए की वेबसाइट पे। जब ये कंपनी का एमओए पढ़ के आएंगे तो उनको आइडिया हो जाएगा कि कंपनी कितने अमाउंट का लोन ले सकती है और नहीं। ठीक है, सो मिस्टर एक्स अगर लोन की ट्रांजैक्शन में एंटर हो रहे हैं तो मेक श्योर हो जाओ कंपनी का एमसीए पे उसका मेमोरेंडम पढ़ लो कि कहीं लोन देने में आपसे चूक ना हो जाए और आपके राइट्स अफेक्ट ना हो जाए। इसीलिए ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि सब दुनिया कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले पढ़ के आती है। इसीलिए बाहरी दुनिया के साथ, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ जो डॉक्यूमेंट आपका रिलेशन क्रिएट करता है उस डॉक्यूमेंट को हम बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आगे चलते हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी इज टू प्रिपेयर द डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज एमओए। ये भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी बनाने का सबसे फर्स्ट स्टेप ही क्या है? टू मेक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ओके, और ये बात आपने सेक्शन 3 में भी देखी है। फर्स्ट स्टेप कैसे है इसका सबूत है सेक्शन 3, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम जो 7 to 1 पर्सन आपको चाहिए थे ना पब्लिक, प्राइवेट और ओपीसी में, जो अभी सेक्शन 3 में पढ़ा था, ये लोग क्या करते हैं? मेमोरेंडम को ही तो सब्सक्राइब करके कंपनी बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं। तो सबसे पहले बनाया है क्या फॉर्मेशन के टाइम पे? एमओए। वहीं पे तो सब्सक्राइबर्स अपने नाम सब्सक्राइब करेंगे ना और कंपनी बनाने की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे। तो ये सबूत आपने सेक्शन 3 में देख लिया था। ओके, अब हम इसकी पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन। सेक्शन 2 क्लॉज 56 में लिखी है कंपनीज एक्ट में कि क्या है डेफिनेशन एमओए की। लेट्स अंडरस्टैंड नाउ। सो सेक्शन 2 क्लॉज 56 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम की कंपनीज एक्ट ने डेफिनेशन दी है दैट मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। मेमोरेंडम क्या है? बहुत फनी डेफिनेशन है, टू बी ऑनेस्ट। बोला गया है कि मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम मीन्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम, मतलब पहली बार जब बनाओगे कंपनी तो फ्रेश यानी कि न्यू मेमोरेंडम बनाओगे। ठीक है, और आगे जाके मे बी कंपनी ने अपना नाम बदल लिया, अपने ऑब्जेक्ट्स बदल लिए, या फिर अपना कैपिटल में चेंजेस किए या लाइबिलिटी में चेंजेस किए, तो आगे जाके आप अपने मेमोरेंडम को चेंज भी तो कर सकते हो, ऑल्टर भी तो कर सकते हो। तो मेमोरेंडम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और टाइम टू टाइम ऑल्टर किया। कैसे ऑल्टर किया? कौन से लॉ को फॉलो करके? इन परसुएंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ 1956 एक्ट में जो प्रोसीजर था मेमोरेंडम को चेंज करने का, या फिर अंडर दिस एक्ट यानी कि इस वाले नए वाले कंपनीज एक्ट के अनुसार आपने कंपनी को के मेमोरेंडम को चेंज किया है। वापस से मेमोरेंडम क्या है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम यानी कि नया नवेला बनाया है, फ्रेश पहली बार कंपनी का, या फिर ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम यानी कि जब भी कंपनी का एमओए चेंज किया तो नया न्यू मेमोरेंडम बन गया। वो भी मेमोरेंडम की डेफिनेशन में आता है। चेंज कैसे करोगे और बनाओगे कैसे? पहली बार दिस एक्ट में या फिर प्रीवियस वाली कंपनी एक्ट में आपने मेमोरेंडम को बनाया है या चेंज किया है। वन मोर टाइम, सेक्शन 2 क्लॉज 56 के अकॉर्डिंग मेमोरेंडम मींस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन परसुएंस ऑफ प्रीवियस कंपनी लॉ और दिस एक्ट। दिस इज व्हाट यू कॉल एज डेफिनेशन ऑफ मेमोरेंडम। ओके, तो मेमोरेंडम का जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन है वो सेक्शन 4 है, लेकिन इसकी डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 56 में है। तो होता क्या है ये जो डॉक्यूमेंट है?
कहते हैं ये हमारी कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी कंपनी का चार्टर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है। ये बताता है कि कंपनी कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स में डील कर सकती है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स यानी कि बिजनेस कंपनी परस्यू कर सकती है। होम डेकोर का बिजनेस है तो सिर्फ वही करेंगे क्योंकि वही मेमोरेंडम में लिखा है। इससे अलावा कोई और बिजनेस करना है, फर्नीचर में डील करना है, तो पहले चेंज कर लो अपना मेमोरेंडम का ऑब्जेक्ट क्लॉज, तब जाके फर्नीचर बिजनेस आप कर सकते हो। इसके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट केस लॉ का नाम आप याद करोगे हमेशा, एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी वर्सेस रिचे। स्टोरी सुनने के लिए रेडी हो आप सब? तो इस केस के फैक्ट्स क्या है, इस केस में हुआ क्या था? 1875 का ये केस है, ध्यान देना एवरीवन। इस केस में कुछ ऐसा हुआ था कि एक कंपनी है जिसका नाम है एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का रिचे की कंपनी के साथ मेसर्स रिचे, मेसर्स वर्ड लगता है कंपनी के आगे, तो मेसर्स रिचे के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जहां पे रिच कंपनी ने इसको बोला कि एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड, आप हमारे लिए रेलवे कैरियजेस बनाएंगे। एक रेलवे ट्रैक बनाना था रिचे की कंपनी को बेल्जियम में, तो आप हमारा रेलवे ट्रैक बनाने के लिए हमें फाइनेंस कीजिए। फाइनेंस मतलब लोन दीजिए, फाइनेंस करो हमारा प्रोजेक्ट, क्योंकि हमें बेल्जियम में रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं। लेकिन ऐसी कोई भी बात एशबरी रेलवे कैरियज कंपनी एंड आयरन लिमिटेड के मेमोरेंडम में नहीं लिखी हुई थी। वो फाइनेंस में डील नहीं कर सकती थी, बल्कि रेलवे कैरियजेस या वैगन्स बनाने हैं या रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं, ऐसे कामों में ये डील कर सकती थी, बट फाइनेंस में डील नहीं कर सकती थी, फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं दे सकती थी इस काम के लिए। तो जब रिचे का इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, तो उस समय पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर होने के बाद एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड ने बोला कि सॉरी, मिसेस रिचे को बोला सॉरी, वी कैन नॉट परफॉर्म दिस कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट इज अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। हमने जब ध्यान से देखा अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो हमें पता चला कि हम फाइनेंस करने का काम आपके साथ नहीं कर सकते। लेकिन रिचर ने बोला कि तुमने अपने मेमोरेंडम में एक वर्ड लिखा हुआ था इनके मेमोरेंडम में, विच इज अदर ऑब्जेक्ट्स, अदर ऑब्जेक्ट्स, या फिर ऐसा लिखा हुआ था कि रिलेटेड वर्क, मतलब आयरन जो भी रेलवे ट्रैक्स बनाते थे और रेलवे ट्रैक्स में डील करते थे, उससे रिलेटेड वर्क भी करते हैं। बट रिलेटेड वर्क का मतलब फाइनेंस करना तो नहीं होता ना। इसीलिए जब कोर्ट में केस गया तो कोर्ट ने ये बोला कि एशबरी रेलवे कैरियज एंड आयरन लिमिटेड कंपनी लिमिटेड को ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो अदर ऑब्जेक्ट्स या फिर जनरल रिलेटेड वर्क लिखा हुआ है, जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वर्ड लिखा हुआ था, वो फाइनेंस वर्ड को डिपिक्ट नहीं करता है। इससे हमें पता चला कि वॉट एवर इज रिटन इन द ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम, कंपनी सिर्फ वही काम कर सकती है, उसके अलावा कुछ और काम नहीं कर सकती। ओके, सो मेमोरेंडम जैसे हमने डिस्कस किया, ये एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है कंपनी के लिए। ये कंपनी के एफर्मेटिव चीजें भी बताता है और लिमिटेशंस भी। बेटा एफर्मेटिव क्या है? एफर्मेटिव का मतलब है कि वाओ, हम ये वाला बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा हुआ है। और नेगेटिव भी बनाता है, कैसे? कि हम सिर्फ इतना ही काम कर सकते हैं। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट क्लॉज है, ये एफर्मेटिव भी है, पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। ये बताएगा पॉजिटिवली कि आप क्या क्या बिजनेस कर सकते हो, और नेगेटिवली आपको बताएगा कि क्या बिजनेस आप नहीं कर सकते हो। ये कंपनी का एक्सटेंट, उसका एम्बिट आपको बता देता है, जिसके बियॉन्ड कंपनी कुछ भी काम नहीं कर सकती। ओके, तो ये डॉक्यूमेंट जब आपने बनाना है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये बहुत ज्यादा लेंथी डॉक्यूमेंट होता है। 40 से 50 पेजेस तो मिनिमम है, हो सकते हैं इस किसी भी कंपनी के मेमोरेंडम के, बुक के, एक डॉक्यूमेंट के। तो भाई कंपनीज एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 में कंपनीज एक्ट ने खुद हमें इसके दे रखे हैं बहुत सारे फॉर्मेट्स, यानी कि बहुत सारे टेबल्स।
सो टेबल ए से लेकर ई तक कंपनीज एक्ट के शेड्यूल 1 में, लास्ट क्लास में आपको बताया था, कंपनीज एक्ट में टोटल 470 सेक्शंस है, 7 शेड्यूल्स है, हर चैप्टर में कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं। सो शेड्यूल 1 में कंपनीज एक्ट के मेमोरेंडम के 5 टेबल्स यानी कि 5 फॉर्मेट्स हैं। आप देखना आप किस तरह की कंपनी बनाना चाहते हो, उस हिसाब से आप अपनी कंपनी का मेमोरेंडम का फॉर्मेट चूज कर सकते हो। अगर आप कंपनी बना रहे हो लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी, जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, तो आप कंपनीज एक्ट द्वारा दिया गया फॉर्मेट एमओए का यानी कि टेबल ए चूज करोगे। अगर आपको कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बट ये कंपनी शेयर इशू नहीं करेगी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो आप टेबल बी चूज करोगे। अगर आप कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल चूज कर रहे हो तो टेबल सी। कंपनी अनलिमिटेड कंपनी, इस बार 3 तरह की कंपनी होती है, तो अनलिमिटेड कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल टेबल डी, अनलिमिटेड कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल टेबल ई। तो जिस भी तरह की लायबिलिटी के हिसाब से आप कंपनी बना रहे हो, वेदर इट इज इशुइंग शेयर्स और नॉट, उस हिसाब से शेड्यूल 1 ऑफ कंपनीज एक्ट में मेमोरेंडम के 7 टेबल्स हमें दिए हैं, 7 फॉर्मेट। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है कि हमें मेमोरेंडम बनाना है, कैसा होगा, क्या लैंग्वेज लिखनी है, दैट्स ओके। आप कंपनीज एक्ट का टेबल उठाओ और उसमें थोड़े बहुत चेंजेस अपने हिसाब से कर दो, लेकिन एक्ट के विरुद्ध नहीं जाएंगे, कंपनीज एक्ट के विरुद्ध नहीं जाएंगे। ओके, तो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। मेमोरेंडम के कंटेंट्स क्या क्या है, क्या लिखा होता है। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से बताती आ रही हूं, मेमोरेंडम में होने वाले हैं टोटल कितने क्लॉजेस, 6 क्लॉजेस। और अगर मैं 1 पर्सन कंपनी की बात करूं तो इसमें 6 नहीं 7 क्लॉजेस होते हैं। ओके, आज हम सबसे पहले इनके क्लॉजेस डिस्कस करेंगे, और अगर थोड़ा आज के सेशन में टाइम बचता है तो वी विल ऑल्सो डिस्कस डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स। अगर नहीं हो पाता है तो वी विल कवर डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स इन दी नेक्स्ट सेशन। ओके, सो व्हाट आर दी कंटेंट्स ऑफ मेमोरेंडम। सेक्शन 4 क्लॉज 1 हमें बताता है कि मेमोरेंडम किसी भी लिमिटेड यानी कि पब्लिक और इवन प्राइवेट कंपनी का क्या क्या लिखा होता है मेमोरेंडम में। देखो बच्चों, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं मेमोरेंडम के 6 क्लॉजेस। सबसे पहला नेम क्लॉज, दूसरा सिचुएशन क्लॉज, तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज, चौथा लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा कैपिटल क्लॉज, छठा डिक्लेरेशन क्लॉज। तो ये 6 क्लॉजेस हैं हमारे पास। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी के नेम क्लॉज में क्या होता है। कंपनी के नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा होता है ना, कितना इंपॉर्टेंट, वो कंपनी का नाम एमओए के फर्स्ट क्लॉज में लिखा होता है। अगर एक कंपनी पब्लिक है तो अपने नाम के पीछे लिमिटेड लगाएगी, अगर कोई कंपनी प्राइवेट है तो अपने नाम के पीछे पीवीटी लिमिटेड लगाती है, और अगर कोई कंपनी ओपीसी है तो अपने नाम के पीछे शॉर्ट में ओपीसी या फिर ब्रैकेट के अंदर 1 पर्सन कंपनी लिखेगी। तो ऐसा लिखा होता है कंपनी के नाम में। द नेम ऑफ द कंपनी, उसके लास्ट वर्ड होंगे लिमिटेड अगर वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट के लास्ट वर्ड्स होंगे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट सेक्शन 8 कंपनी पे नहीं लगेगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि गवर्नमेंट लाइसेंस देती है जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेक्शन 8 कंपनी बनाने के लिए, तो वो छूट देती है कि सेक्शन 8 कंपनी तुम अपने नाम के पीछे फाउंडेशन वर्ड या फोरम्स वर्ड लगा सकते हो, तुम अपने नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्ड्स ना लिखो तो चलेगा। ओके, सो सेक्शन 8 कंपनी के पीछे नाम के पीछे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड जैसे वर्ड्स नहीं होते। अब ऐसे ही गवर्नमेंट कंपनी को भी 5 जून 2015 को छूट मिली। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, यू ऑल मस्ट नो, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी कंपनी में, सॉरी,
एटलीस्ट 51% शेयर अगर गवर्नमेंट ने ले लिया तो वो गवर्नमेंट कंपनी बन गई। लेकिन जब वो गवर्नमेंट कंपनी बनी तो उसको भी अपने नाम के पीछे लिमिटेड या पीवीटी लिमिटेड लगाने की आवश्यकता नहीं है। उनको 5 जून 2015 को मिली एग्जेम्पशन। नेक्स्ट आता है बच्चों सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज बताता है कि कंपनी की प्लेस क्या है। प्लेस, कंपनी बनाने की प्लेस क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का मेन ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कहां है। अब पूरा पिन कोड के साथ मेमोरेंडम में एड्रेस नहीं लिखना होता, सिर्फ रजिस्टर्ड ऑफिस का जो स्टेट है वो लिखा जाता है, एंड दैट टू इन कैपिटल लेटर्स। तो कंपनी का सिचुएशन क्लॉज में स्टेट ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस लिखा जाएगा एंड नॉट द डिटेल्ड एड्रेस। ओनली द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज मेड इज सिचुएटेड, वो लिखा जाएगा कंपनी के सिचुएशन क्लॉज में। बच्चों पहले सिचुएशन क्लॉज का नाम होता था रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, अब इसका नाम बदल चुका है, अब इसको सिचुएशन क्लॉज के नाम से जानते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज आता है कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज। ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या बताएगा, कंपनी बिजनेस क्या करेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। जो भी आपने लिख दिया अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर, कंपनी सिर्फ वही बिजनेस कर सकती है, उसके अलावा कंपनी कुछ भी बिजनेस नहीं करेगी। अगर कंपनी कुछ भी और बिजनेस करने की कोशिश करेगी तो वो सारे बिजनेस रद्द हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखेगी कंपनी किस ऑब्जेक्ट के लिए कंपनी बना रहे हैं, बिजनेस क्या है। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जिसके लिए हम कंपनी को बना रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ कभी कभी होता है ना, एक काम को करने के लिए कभी 10 काम और करने पड़ते हैं। जैसे सीएमए इंटर का जून में तुम्हें पेपर देना है 2026 में, तो अभी आप मेरे से कोचिंग ले रहे हो ना, आप ये लेक्चर्स मेरे वॉच कर रहे हो ना, तो एक काम को करने के लिए यानी कि सीएमए इंटर का एग्जाम निकालने के लिए यू आर वॉचिंग माय लेक्चर्स। सो गाइस, ऐसे ही कंपनी का भी जो मेन बिजनेस है, आयरन एंड स्टील को मैन्युफैक्चर करना फॉर एग्जांपल, उस बिजनेस को करने के लिए कंपनी को कुछ रॉ मटेरियल्स परचेज करने पड़ सकते हैं, प्रोडक्शन करनी पड़ सकती है, तो वो उसके कनेक्टेड काम होते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्लॉज में उसके मेन ऑब्जेक्ट्स तो लिखे होंगे, लेकिन उसी ऑब्जेक्ट्स को पूरा करने के लिए कोई ऐसे मैटर्स जो नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के फर्दरेंस में, उन्हीं को करने के लिए वो काम भी लिखे होंगे। यानी कि मेन ऑब्जेक्ट्स के साथ साथ कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स जो मेन ऑब्जेक्ट्स को ही पूरा करने के लिए आपने लिखा है। तो दोनों तरह के ऑब्जेक्ट्स आएंगे यहां पे। फिर नेक्स्ट क्लॉज आता है लायबिलिटी क्लॉज, एंड ये तो आपने ऑलरेडी मेरे साथ लास्ट क्लास में सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ा था। लायबिलिटी के हिसाब से वी हैव 3 टाइप्स ऑफ कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो वहां पे हर अलग अलग तरह की कंपनीज में लायबिलिटी के हिसाब से मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, ये हमने पढ़ लिया था। आगे चलते हैं। कैपिटल क्लॉज, दिस इज आवर 5th क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में यह लिखा जाएगा कि आप जो कंपनी बना रहे हो उस कंपनी को कितने पैसे से इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगी, कैपिटल क्या होता है, द अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस टू स्टार्ट अ बिजनेस, जिस पैसे से आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ते हुए मैंने आपको बताया था कि आज की डेट में आप पब्लिक कंपनी बनाने के लिए कितना कैपिटल लगा रहे हो, प्राइवेट कंपनी बनाने के लिए कितना कैपिटल लगा रहे हो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट हट चुकी है। आज कितने भी पैसे से आप कंपनी बना सकते हो, लेकिन जितना भी लगा रहे हो, थोड़ा बहुत कुछ भी, वो अमाउंट आपको कैपिटल क्लॉज में लिखना होगा, मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज में, यानी कि 5th क्लॉज में। एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, जो यहां पे नहीं लिखा है, बट आई एम टेलिंग यू फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, सिंस आई एम द टीचर ऑफ लॉ, so I will be giving you some extra knowledge also. So कैपिटल क्लॉज में आप जब जब लिखने वाले हो अपना ऑथराइज्ड कैपिटल यानी कि टोटल कैपिटल, तो आपको साथ में उसकी डिवीजन तो लिखनी ही है। डिवीजन तो आएगी आएगी। लिखा होता है ना, जैसे टोटल कैपिटल, आप सभी अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हो तो लिखा होता है ऑथराइज्ड कैपिटल है 10 लाख डिवाइडेड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो हो गया 10 लाख। तो उसकी डिवीजन भी लिखी है आपने, फेस वैल्यू कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, ये तो है ही। प्लस एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो यहां नहीं लिखी है वो ये है, जब जब भी किसी भी डॉक्यूमेंट, पेपर या किसी भी बुक पे कंपनी का ऑथराइज शेयर कैपिटल लिखना होगा, तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन 60 ये बोलता है कि साथ ही साथ आपको पेड अप शेयर कैपिटल
और सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी साथ में लिखना होता है। दोबारा सुनेंगे, जब जब भी कंपनी का ऑथराइज्ड कैपिटल कहीं पे भी लिखा होगा उसकी डिवीजन साथ में होती है, लेकिन इसी के साथ साथ पेड अप शेयर कैपिटल नीचे और उसके नीचे सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी हमेशा लिखा होता है। ये बात लिखी हुई है कंपनीज एक्ट के सेक्शन 60 में। ओके, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्लॉज विच इज सब्सक्रिप्शन क्लॉज। क्या कहता है आपका सब्सक्रिप्शन क्लॉज? सब्सक्रिप्शन क्लॉज सब्सक्राइबर्स के लिए है, जिन लोगों ने कंपनी फॉर्मेशन में हेल्प की थी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में पब्लिक कंपनी के लिए 7, प्राइवेट के लिए 2, ओपीसी के लिए 1, वो सब्सक्राइबर्स थे। उन्होंने अपना नाम मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करके कंपनी बनाई थी ना, आज पढ़ा था क्लास में सेक्शन 3 में। तो यही सब्सक्राइबर लोगों का एक डिक्लेरेशन आएगा सब्सक्रिप्शन क्लॉज में। ये दावा करेंगे 2 बातों का। फर्स्ट डिक्लेरेशन कि हम लोग इस कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं और हम लोग कम से कम 1 शेयर लेके कंपनी के मेमोरेंडम में 1 शेयर दिखा के हम कंपनी बना रहे हैं। दिस इज मिनिमम नंबर ऑफ शेयर। 1 शेयर तो लेना ही है, क्योंकि शेयर कभी आधा नहीं होता है, शेयर कभी पॉइंट्स में नहीं होता है, शेयर हमेशा होल नंबर में होगा। तो कहते हैं मिनिमम 1 शेयर लेकर हम कंपनी को बना रहे हैं, प्लस उनके नंबर ऑफ शेयर्स मेमोरेंडम के लास्ट यानी कि सब्सक्रिप्शन क्लॉज में उनके नाम के ऑपोजिट उनके नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं। तो बेटा ऐसा एक लिस्ट होती है, लिस्ट ऑफ सब्सक्राइबर्स की। यहाँ पे होता है सीरियल ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 और यहाँ पे होते हैं नेम्स, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, ठीक है। उसके बाद नेम के ऑपोजिट लिखे होते हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे राम ने 1 शेयर लिया, श्याम ने 2 शेयर्स लिए, गीता ने 100 शेयर्स लिए। तो ऐसे जितने भी शेयर लिए हैं, लेकिन कम से कम 1 तो लेना ही पड़ेगा, 1 से कम तो होता ही नहीं है। तो बस यही लिखना है आपको, 2 दावे करने हैं। सब्सक्राइबर्स ये दावा करेंगे कि नंबर ऑफ शेयर्स जिससे सब्सक्राइबर ने मेमोरेंडम में अग्री किया था सेक्शन 3 में फॉर्मेशन में, वो लोग कम से कम 1 शेयर ले रहे हैं। मैक्सिमम कितने भी, मतलब मिनिमम 1 तो ले रहे हैं। एंड उनके नाम ऑपोजिट लिखे हुए हैं उनके नंबर ऑफ शेयर्स के लिस्ट में। नंबर ऑफ सीरियल ऑर्डर, नंबर ऑफ शेयर्स, सॉरी नेम्स ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड नंबर ऑफ शेयर्स, और आगे होते हैं उनके सिग्नेचर। इस तरीके से दावा करेंगे। दोबारा से, मिनिमम 1 शेयर लेके कंपनी बना रहे हैं और हमारे शेयर हमारे नाम के ऑपोजिट मेमोरेंडम में लिखे हुए हैं। इस चीज का दावा कर देंगे हमारी कंपनी के सब्सक्राइबर्स। सो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा है? सबसे पहले हमने लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है। प्रमोटर्स कौन होते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, एंड देन मेमोरेंडम क्या है और मेमोरेंडम के सारे कंटेंट्स क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम मेमोरेंडम का डॉक्ट्राइन पढ़ेंगे, विच इज डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन करेंगे और कुछ और इंसिडेंटल टॉपिक्स करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होता है, उसको चेंज कैसे कर सकते हैं, और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को चेंज कैसे कर सकते हैं। ऐसे सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। आई होप आपको हमारा सेशन समझ में आया हो। दिस इज आवर 3rd सेशन गाइज। I hope you guys are enjoying, and again I'm telling you, if you are having any doubts, तो आप जिस भी कोऑर्डिनेटर से लेक्चर बाय कर रहे हो उस कोऑर्डिनेटर को कॉल करके मेरा नंबर पूछ लेना। मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको सेशंस देखने के बाद जो जो डाउट्स हो रहे हैं वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपका डाउट लेंदी होगा, सो आई विल पर्सनली कॉल यू एंड आई विल एक्सप्लेन यू ऑन कॉल। और आप कभी हमारे सेशंस आप हमें अगर डाउट्स आपके और ज्यादा लेंदी हैं तो आप हमारे सेंटर पे भी आके डाउट ले सकते हो। तो ये भी फैसिलिटी आप पूछ लेना एक बार अपने कोऑर्डिनेटर से, मैं पर्सनली आपसे मिलके आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर।